बेटा 29 अगस्त 2024 और ग्रेविटेशन का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। और अब हम सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस के अंदर किसी क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन में जो चीज भी आ रही है उसको अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ वाले क्वेश्चन से भी हम अवॉइड करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन ये है कि अर्थ का मास 6 एक्सपोनेंट 24 है। इस अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट जो 1200 केजी की है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है और इसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड 94 मिनट्स है। तो आप कहेंगे सर अर्थ के अराउंड 94 मिनट्स में घूमना सैटेलाइट का, तो पुरानी फिजिक्स में हम लोग पढ़ाते थे, एक होता था इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो इक्वेटर्स के ऊपर घुमाते हैं। तो जब सैटेलाइट को इक्वेटर के ऊपर घुमाते हैं तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसको हम लोग 24 आवर्स में घुमाते हैं ताकि वो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमें लगे। ठीक है, लेकिन जो पोल्स के अराउंड घुमाते हैं वो 94 मिनट में घूम जाती है। ठीक है, और वो जियो स्टेशनरी नहीं होती, वो जमीन से हमें रुकी भी नजर नहीं आती। खैर ये मैंने एक्स्ट्रा बातें कर ली। क्वेश्चन है पहला पार्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करें। तो इसकी डेफिनेशन होती है सर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं जब भी कराता हूँ तो यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को फिक्स कर लेता हूँ कि इसी स्टूडेंट के साथ ये वाला सवाल करूंगा। तो बेटा इफ्रा आप मुझे बता सकती हैं कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा हो तो आपके दिमाग में फौरन कौन सा फॉर्मूला आता है? जैसे इसके अंदर भी कह रहे हैं सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आएगा? एफ जी इक्वल टू एफ सी। बिल्कुल आपने सही कहा, एफ जी इक्वल टू एफ सी। ठीक है जी। सर इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन में क्योंकि वी आर गिवन टाइम पीरियड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें टाइम आता हो, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर अपॉन सॉरी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। यू नो कि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम, तो ओमेगा स्क्वायर है। सर ओमेगा स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करके ये वाली शक्ल बन गई है, इट इज ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। राइट हैंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी। अब जब आप इसको दोनों तरफ से सिंप्लीफाई करेंगे तो सर मास से मास कैंसिल हो जाएगा। रेडियस को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सारे नंबर आपको गिवन है। जब सारे नंबर गिवन है बेटा, रेडियस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा बेटा, रेडियस की वैल्यू मैं डायरेक्ट मार्किंग स्कीम से देख के लिखना चाह रहा हूँ, 6.9 एक्सपोनेंट 6, क्योंकि इसके अंदर बेटा कोई मुश्किल चीज है नहीं कि मैं वो आपके सामने सिंप्लीफाई करके दिखाऊं वगैरह वगैरह। सिर्फ ये कि 94 मिनट है तो भाई मिनट को सेकंड में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा। बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है जी, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, यहाँ तक पहुंचने के बाद एक बात ऐसी ही कहूंगा कि जब हम कभी एफ सी इक्वल टू एफ जी वाला फार्मूला लेके चलते हैं तो उससे यूजुअली हम लोग फाइनली बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। किसी क्वेश्चन में हम लोग ये प्रूफ करवा देते हैं कि आर क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के साथ। ठीक है, और इस चीज को मैंने आपको अगर याद हो तो नाम दिया था केपलर लॉ का। ठीक है जनाब, केपलर लॉ का। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसी रिलेशन को सॉल्व करूंगा एफ सी इक्वल टू एफ जी, तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा कि आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के साथ। ये वाला आर स्क्वायर ये वाले आर के साथ मिलके आर क्यूब, और ये वाला टी स्क्वायर राइट हैंड पे लेके चले जाओ तो ये बन जाता है आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टी स्क्वायर एंड ऑल अदर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, जिसको मैं इग्नोर मार सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या चाह रहे हैं सर? असल में ना सेम को काटो वाली बात है, जितनी चीजें कांस्टेंट है वो आपने काट दी है। एंड नाउ केपलर लॉ मुझे साफ नजर आ रहा है कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो जरा गौर से सुनिएगा, जो सैटेलाइट अभी मैंने स्टडी किया उसका रेडियस था 6.9 एक्सपोनेंट 6। सर ये इसका रेडियस था जो सैटेलाइट हम लोग अभी अभी स्टडी कर रहे थे।
और इसका टाइम पीरियड कितना था सर? इसका टाइम पीरियड था 94 मिनट। 94 मिनट। और याद रखिएगा जब कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हो ना तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। यानी क्वेश्चन में सेम यूनिट्स होना चाहिए। कह रहे रॉकेट है, वो रॉकेट सैटेलाइट से फायर किया गया और अब जो उसका टाइम पीरियड है वो 150 मिनट्स हो गया। तो आप देखिए मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैंने सीधा सीधा लिखा 150 स्क्वायर। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इसका नया रेडियस कैलकुलेट करना है, न्यू ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है, जो कि शो दैट सवाल है। तो इट इज आर क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे, मैं करवा नहीं रहा भाई, सिर्फ बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे और जो इसने शो दैट करने को कहा है तो सर वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ कि आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डी स्क्वायर, इट इज कॉल्ड केपलर लॉ। असल में ये जो केपलर लॉ की शक्ल है, ये जो मैं पढ़ाता हूँ टर्म सेम को काटो, ये वो वाली है। सेम को काटो का मतलब आपको पता है इस पूरी इक्वेशन में फोर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, जो अर्थ है उसका मास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्वांटिटीज को सेम को काटो अगर मैं हटा दूं तो जो इक्वेशन का रिलेशन है आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल विद टी स्क्वायर, इट इज नोन एज केपलर लॉ। केपलर लॉ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम यूनिट्स होना चाहिए। सेम यूनिट्स को लेके सॉल्व करोगे तो आपको नया रेडियस मिल जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये बातें पुराने सवालों की थी जो कि मैंने आपको याद दिलाई है। हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में टर्म आ रही है पोटेंशियल। इस पोटेंशियल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन के करीब आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, जमीन से दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। हम आयशा को चेक करना चाहेंगे कि इनका माइक्रोफोन चल रहा है या नहीं, और ये सो रही है ये जाग रही है, मतलब बच्चों को चेक करते रहना चाहिए। तो बेटा आयशा आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि जो सैटेलाइट पहले घूम रही थी उस सैटेलाइट का जो रेडियस था ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज इनिशियल ऑर्बिट। एंड व्हेन अ रॉकेट इज फायर्ड तो इसमें बताया हुआ है कि उसका जो रेडियस है, ऑर्बिट है, वो चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जब सैटेलाइट बेटा इस वाले ऑर्बिट से इस वाले ऑर्बिट में चली गई तो मुझे आप बताइए, रेडियस चेंज हो गया, ऑर्बिट चेंज हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी? जी आयशा, डिक्रीज हुई होगी। अच्छा मैं समझ नहीं पाया, डिक्रीज बेटा बोला आपने, डिक्रीज? अच्छा बेटा जरा ये देखो ना, जो इनिशियल ऑर्बिट है दोनों में एक्सपोनेंट 6 है, जो इनिशियल ऑर्बिट है वो 6.9 पर है, जो फाइनल ऑर्बिट है वो 9.4 पर है। तो बेटा गौर करो, ये करीब आई है दूर गई है? हाँ दूर गई है ना बेटा, दूर गई है। और जब दूर गई है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। और स्टेट वेदर इंक्रीज, जी जी बेटा बोले। हाइट बढ़ रही है ना, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई इंक्रीज। ठीक है। अब वो कह रहे हैं भाई इसकी रीजन भी बता दो। ठीक है। तो रीजन ये है कि मैंने आपको ये वाली बात कल बताई थी कि जब कभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के फेवर में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब कभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। कल मैंने एग्जांपल दी थी, स्प्रिंग को खींचे, इलास्टिसिटी के अगेंस्ट खींचेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, उसके फेवर में दबा देंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने लिखा एज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। सर जब कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो इंक्रीज हो। अब आपसे कह रहे हैं इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना है। तो याद कीजिएगा कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपको याद है कल मैंने एक फार्मूला सिखाया था, डेल्टा ई पी इज इक्वल टू जी एम एम और 1 अपॉन फाइनल डिस्टेंस, 1 अपॉन इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है जनाब। अच्छा इनिशियल रेडियस, सर इनिशियल रेडियस ये था, इसमें लिखा हुआ ये फाइनल रेडियस ये रहा।
अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सारी वैल्यूज पुट करके आपको दिखाना चाहिए, ठीक है ना। जी आपको पता है, एम एम स्मॉल एम सब कुछ ऊपर गिवन है बेटा। जब सब कुछ ऊपर गिवन है, सीधी सीधी वैल्यूज पुट करना है। और ये भी हम लोग लिख देते हैं कि भाई ये इनिशियल रेडियस है क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं, ये फाइनल रेडियस है सर इसमें जा रहे हैं, ठीक है जनाब। तो जाहिर सी बात है, आप इसको इसमें पुट करोगे, पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर इसको यूज करें तो करीब ही बैठिएगा। जी जी। अच्छा बेटा, अब हम और आगे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं वैल्यूज पुट करके टाइम पास नहीं कर रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 सर पुराना सवाल है, हम पहले कर चुके हैं। इसके अंदर एक छोटा सा एक पार्ट आ रहा है एनर्जी का टॉपिक का। इस टॉपिक को मैं सिर्फ ये करना चाहूंगा, किसी बच्चे से पूछना चाहूंगा, इफ्रा बेटा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किस इक्वेशन से शुरू कराते हैं? क्योंकि मैंने कल ये टॉपिक कराया इसलिए पूछ रहा हूँ जी। बिल्कुल सही बात है, उससे शुरू कराते हैं। एक बात, एक और बात जरा, जो मैं यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन आया भाई ये वाला, ये मैंने क्वेश्चन आपको कल सुनाया है, पर अभी तक मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक दफा भी नहीं लिखवाया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये पूछ रहे हैं कि बताइए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। क्वेश्चन है वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव क्यों होती है? तो जरा इसका आंसर सुनना। कहते हैं अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 1 मार्क का हो, ठीक है ना, और ऐसा होता है कभी कभी यही क्वेश्चन आता है, सेम वर्डिंग होती है, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो आप सिर्फ ये लिखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का हो तो बस यहाँ तक कह के छोड़ दें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क का है तो थोड़ी लंबी करना पड़ेगी, और लंबी करने में वो कहानी पूरी सुनाना पड़ेगी जो मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था उस वक्त सुनाई थी। क्या मैं दोबारा सुनाता हूँ? सर ये हमारी जमीन है, और फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जमीन से बनने वाली फील्ड की बाउंड्री है। बाउंड्री को हम लोग टर्म यूज करेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, आपको पढ़ा चुके हैं जमीन की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, इन्फिनिटी पे जीरो होती है। तो अब हम यूं लिखना शुरू करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना, जीरो होता है। अच्छा, जब हम जमीन के करीब आ रहे होते हैं, सर अब हम जमीन के करीब आ रहे होते हैं, प्लेनेट के सेंटर के करीब आ रहे होते हैं, ठीक है ना, करीब आ रहे होते हैं, तो अब ये डिग्रीज होना शुरू हो जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड्स सेंट्रल मास। अब ये सेंट्रल मास जमीन भी हो सकती है, कोई स्टार भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज सो नेगेटिव, ठीक है जनाब। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन हो सिर्फ ये लिख के छोड़ दें ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, बस। 3 नंबर का सवाल है, लंबी कर दें। When an object is placed at infinity, we know gravitational potential at infinity is zero. When object is moved towards central mass, potential energy decrease, और जब ये डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो ये, हाँ बेटा बोले। अच्छा मैं जरा देख लेता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्टिव, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इंफिनिटी, वर्क मस्ट बी डन ऑन द रॉक टू मूव इट टू इंफिनिटी। अच्छा देखो, जब आप अगेंस्ट जाओगे तो यू हैव टू डू वर्क, ठीक है। और अगर हम फ्रॉम इंफिनिटी आएंगे तो वी डू नॉट नीड टू डू वर्क, बिकॉज द वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी to a point inside the gravitational field, then we are not doing work. Actually the work is done by gravitational force, this work is done by the central mass। तो जो सेंट्रल मास है वो वर्क कर रहा होता है।
तो हमें अगर वर्क करना होगा, अब हम मार्किंग स्कीम तो एग्जाम में बेटा याद करके नहीं जा सकते ना। अभी आप देखिएगा किसी और जगह ये सवाल आया होगा, उसमें इसने ये वाली बात नहीं लिखी हुई होगी, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर इस वाली बात को क्लियर करना चाहूंगा, जो वहां लिखा हुआ है वही सुनाना चाहूंगा कि भाई जब हम ऑब्जेक्ट को अलीजा गौर से सुनिएगा फिर आपसे कहलवाऊंगा। सर जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से जमीन की तरफ ला रहा हूँ तो वी विल नॉट डू वर्क, एक्चुअली वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब हम किसी पॉइंट से इंफिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो वर्क इज डन, वर्क मस्ट बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू मूव इट टू इंफिनिटी, फिर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये उस वक्त का है जब हम टूवर्ड्स इंफिनिटी जा रहे हैं, वी हैव टू डू वर्क। अलीजा क्लियर है या नहीं? हाँ, लेकिन अब ये बेटा सारी मार्किंग स्कीम तो ना मैं याद करके ला सकते हो ना आप ना, तो मार्किंग स्कीम की बात को क्लियर करा ले, इट्स ओके। और जो मैंने बात लिखी है मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब बात लिखी है, पक्की बात है कि आप ये करेंगे आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर उन्होंने आपसे इक्वेशंस ड्राइव करवाई हुई हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी एक क्लास में करा चुका हूँ, फिर टोटल एनर्जी की इक्वेशन है वो भी मैं आपको करा चुका हूँ, दोनों को प्लस करा दिया था फिर रिजल्ट आ गया था, तो ये भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ सर करना चाहिए हमें, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन सर आपको आती है। उसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट में अर्थ का मास बता रहे हैं, अर्थ का रेडियस बता रहे हैं, सैटेलाइट है, उसको इक्वेटर से लॉन्च किया गया है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में यानी इक्वेटर के ऊपर घूम रही है, हाइट इतनी है। कैलकुलेट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर इट्स मूवमेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इट्स पोजीशन। ओए होए, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये वाला भी, पता है कैसे? मैं फॉर्मूला लिखूंगा बस, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जी एम एम, ठीक है सर। और यहाँ पर 1 अपॉन फाइनल डिस्टेंस अपॉन 1 अपॉन इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल का है सर, जो फाइनल है ना, जो इनिशियल है, पहले पहले तो इनिशियल लिख लेते हैं, पहले तो हम इनिशियल वाला लिख लेते हैं। इनिशियल क्या है सर? इनिशियल है अर्थ की सरफेस पर, इनिशियल है अर्थ की सरफेस पर, अर्थ का रेडियस है 6.4 एक्सपोनेंट 6, ये है बेटा इनिशियल डिस्टेंस, 1 अपॉन इनिशियल डिस्टेंस। यहाँ पे लिखना है फाइनल। सर फाइनल में सर इन दोनों को ऐड करना पड़ जाएगा, क्यों ऐड करना पड़ जाएगा मैं डायग्राम से बात समझाना चाहूंगा। ये हमारी जमीन है, ये सर जमीन का रेडियस है, जो जमीन का रेडियस है इट इज गिवन, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। सर हम सैटेलाइट को लेके जा रहे हैं जमीन से हाइट पर, मैंने हाइट और रेडियस एक जैसे बना दिए लेकिन जो भी वैल्यूज, सर अब वो यहाँ पर है, जब ये यहाँ पर है ना तो सर इसमें आर प्लस एच करना पड़ेगा, आर प्लस एच। सर आर कितना था? आर था 6.4 एक्सपोनेंट 6। सर एच कितना है? एच है 5.6 एक्सपोनेंट 6। सर दोनों को ऐड कर लें, एक्सपोनेंट एक दफा आ जाएगा और ये बन जाएगा 12 एक्सपोनेंट 6, 12 एक्सपोनेंट 6। तो इट इज द फाइनल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस, इट इज द फाइनल ऑर्बिटल रेडियस, इट इज इनिशियल ऑर्बिटल रेडियस। इसमें से भी एक्सपोनेंट 6 कॉमन ले लेना चाहिए था। खैर आप इससे सॉल्व करोगे, मैं वैल्यूज नहीं पुट कर रहा, सारी वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज पुट करूंगा तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी भाई, तो मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, मार्किंग स्कीम में देके आंसर लिखना चाह रहा हूँ। 7 एक्सपोनेंट 10 लिखा हुआ है, 7 एक्सपोनेंट 10, 7 एक्सपोनेंट 10। चलिए बेटा कॉपी कीजिएगा इसको, बेटा इसको कॉपी कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि आपको पता है एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और अब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी चेंज हुई होगी, सर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी में नहीं सर, इसके अंदर कह रहे हैं डिटरमाइन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट व्हेन इन ऑर्बिट। सर ये ऑर्बिटल स्पीड है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट व्हेन इन ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। और मैं इफ्रा से ही एक सवाल पूछूंगा बार बार, इस तरह के सवाल में एक ही बच्चे से होता है कि पूछता हूँ बार बार। जी इफ्रा मुझे बताइएगा, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, किस फॉर्मूले से शुरू करेंगे ताकि वहां तक पहुंच सके?
अरे नहीं बेटा, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ, जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ हो तो एफ जी इक्वल टू एफ सी, एफ जी इक्वल टू एफ सी। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ ना, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ, एफ जी इक्वल टू एफ सी। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अगर आपको याद है मैंने कितनी दफा आपको एक फार्मूला पढ़ाया है, इसी को जब आप सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, तो फार्मूला ये बन जाता है जी एम अपॉन ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस लिख दो तो ज्यादा अच्छा होगा, ऑर्बिटल रेडियस, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आप या तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमेगी तो उसकी स्पीड को बोलेंगे ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला अंडर रूट जी एम अपॉन ऑर्बिटल रेडियस। या आप शुरू करें एफ जी इक्वल टू एफ सी से, और अब आप नोट कीजिए जी की वैल्यू आपको पता है, अर्थ का मास आपको पता है, ऑर्बिटल रेडियस ये वाला लीजिएगा 12 एक्सपोनेंट 6 वाला, 12 एक्सपोनेंट 6 वाला। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो मैं स्पीड देख के बता रहा हूँ ये रिजल्ट आएगा 5800, 5800। ठीक है, अच्छा बेटा चलिए हम और आगे चलते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन का, है तो 1 मार्क का, लेकिन कोई ऐसी सवाल लेकर आते हैं जो पहली बात तो कभी रिपीट नहीं हुआ होता, तो जो स्टूडेंट बहुत ज़हीन होते हैं ना वो इस तरह का सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं, वरना एक एवरेज स्टूडेंट ये जो आखिरी पार्ट होता है ये उसके पल्ले नहीं पड़ता, कि क्योंकि नया आता है हमेशा, ये मैं करवा भी दूंगा तो दोबारा ये थोड़ी आ जाएगा, कुछ और नई बात आ जाएगी। ऊपर वाले सारे क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन तो इंतहाई बचकाना होता है, फिर वो ग्रेजुअली थोड़ा मुश्किल करता है, लेकिन आखिरी पार्ट ऐसा करता है जो हर बच्चा के बस की बात ही नहीं होती। इस सवाल के अंदर भी कुछ ऐसी बात है जिसको मैं पहले डेली लाइफ से कनेक्ट करूंगा और फिर आपको इस सवाल के ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो जरा सुनिएगा। डेली लाइफ से कनेक्ट करना, डेली लाइफ से कनेक्ट करने के लिए आपसे ही कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक कार है और ये कार 40 की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, 40 की स्पीड से चल रही है, सही। और आप एक कार में बैठे हुए हो, आप एक कार में बैठे हुए हो और वो कार 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। जब 60 की स्पीड से चल रही है तो ऑब्वियसली ये फास्ट है। जब ये फास्ट है तो जब ये इस कार ए के बराबर से गुजरेगी तो इसकी स्पीड मैं पढ़ा चुका हूँ एएस के फिजिक्स में, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, सर दोनों को माइनस कर देंगे, 60 माइनस 40 तो रिलेटिव स्पीड बन जाएगी 20। तो जब आपकी कार इसके बराबर में पहुंचेगी तो 20 की स्पीड से पहुंचेगी। अच्छा, आपके हाथ में एक पत्थर है, मैंने बोला इस पत्थर को ना इस कार को हिट करना है, इस कार को एक तरफ थ्रो करना है। तो जैसे ही कार बी कार ए के बराबर में आई, आपने उसको पत्थर को थ्रो करा, जितनी आपने जान दी आपने अपनी जान से उसको थ्रो किया और उसने कार ए को हिट कर दिया, सही है। ये केस नंबर 1 है। अच्छा, केस नंबर 2 पर आ जाए। आप कार बी में बैठे हुए हो, 60 की स्पीड से आ रही है कार, पर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात दोबारा रिपीट कर दूं, जब सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो रिलेटिव स्पीड 20 थी, और आपने जो जान लगाई उस पत्थर को थ्रो करने में, वो फॉर एग्जांपल आपने जान लगाई 20 की स्पीड से, तो पत्थर ने कार ए को 40 की स्पीड से हिट किया। अच्छा, अब आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो ना, तो ये वाला 60 और ये वाला 40, आप दोनों ऑलरेडी 100 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। अब आपने अपनी फुल जान से पत्थर फेंका जो 20 की स्पीड से था, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, 120 हो गई। ये पत्थर इसको बहुत जोर से लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आके थ्रो करोगे तो बहुत जोर से लगेगा, और सेम डायरेक्शन में जाती हुई कार से थ्रो करोगे तो इतनी जोर से नहीं लगेगा। कहना क्या चाह रहा हूं सर, जब हम पत्थर को थ्रो करते हैं तो वो पत्थर जिस कार में रखा हुआ है ना, उस कार की स्पीड और उस कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन सिग्निफिकेंट हो जाती है जब हम पत्थर थ्रो करते हैं। दो केसेस मैंने आपको समझा दिए, दो केसेस मैंने आपको समझा दिए। अब दो केसेस समझाने के बाद उसी बात को मैं इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। कह रहे जनाब, जो हमारी जमीन है, हमारी जो जमीन है, आपको पता होगा जमीन किस तरह घूम रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको याद होगा जमीन हमारी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल 100 की स्पीड से घूम रही है, 100 की स्पीड से घूम रही है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ से किसी सैटेलाइट को मैंने थ्रो करना है,
मतलब आगे की तरफ फेंक रहा है। अगर मैं इसी के फेवर में फेंकूंगा, इसी के फेवर में फेंकूंगा, तो 100 स्पीड तो उसको पहले से मिल जाएगी क्योंकि वो जमीन के ऊपर है। और जितनी स्पीड से मैं सैटेलाइट को लॉन्च करूंगा सर, वो स्पीड उसको और फेवर में चली जाएगी, फेवर में चली जाएगी। ठीक है ना? कहना क्या चाह रहा हूं कि जब हम किसी सैटेलाइट को जमीन से लॉन्च करते हैं, तो जमीन से लॉन्च करते वक्त हमें बहुत हाई स्पीड चाहिए होती है। सर वो हाई स्पीड उसे प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सैटेलाइट को हमेशा वेस्ट टू ईस्ट लॉन्च करते हैं, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट लॉन्च करते हैं। फायदा क्या होता है सर, वेस्ट टू ईस्ट जब लॉन्च करते हैं तो जो वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ की ऑलरेडी स्पीड होती है, वो स्पीड व्यू से मिल जाती है, वो स्पीड उसको ऑलरेडी मिल जाती है। जिस तरह हम किसी गाड़ी के अंदर पत्थर लेके बैठे हुए, तो उस पत्थर की स्पीड ऑलरेडी वो वाली स्पीड है जिस स्पीड से वो ऑलरेडी चल रही है। ठीक है जनाब। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल ये वाली बनाई ना, इसका इससे कोई कनेक्शन बन नहीं पा रहा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अलबत्ता इस बात को अगर यूं कह लेता तो शायद ज्यादा अच्छा होता कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो और ये किसी गाड़ी में बैठा हुआ है कोई बच्चा, और किसी यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, उस बंदे को आपने पत्थर मारना है, तो जो गाड़ी तेज जा रही है तो उसमें जो पत्थर रखा हुआ है वो ऑलरेडी तेज है। जब आप थ्रो करोगे तो उसको ऑलरेडी बहुत जोर से लगेगा। एक गाड़ी स्लो है, स्लो है, तो उसके अंदर जो पत्थर रखा हुआ है ऑलरेडी उसकी स्पीड स्लो है, उससे आप जब इसको पत्थर थ्रो करोगे ना तो उसको स्लो लगेगा, क्योंकि जो गाड़ी के अंदर स्पीड पहले से मौजूद है वो स्पीड पत्थर को मिल जाएगी। ठीक है ना? वो स्पीड उसको ऑलरेडी मिल जाएगी, वो स्पीड उसको ऑलरेडी मिल गई। भाई मैं अपने रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट को उससे कनेक्ट नहीं कर पाया, उसको छोड़ दीजिएगा। ये वाली बिल्कुल कनेक्शन बन रहा है कि अगर आप एक तेज कार में बैठे हुए हो तो तेज कार की स्पीड उसमें रखे हुए पत्थर में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप स्लो कार के अंदर कोई पत्थर रखा हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी स्लो स्पीड मौजूद है। अब जब आप पत्थर थ्रो करोगे तो आप तो थ्रो अपनी स्पीड से, अपनी जान से ही करोगे, तो आप देखिएगा जो फास्ट वाली कार है ना वो जोर से पत्थर हिट करेगी, और जो स्लो वाली कार है उसमें से पत्थर स्लो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं सैटेलाइट को वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लॉन्च करूं, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जमीन ऑलरेडी घूम रही है, तो सैटेलाइट को जमीन वाली स्पीड पहले से मिल जाएगी, इंजन की स्पीड और मिलेगी, दोनों स्पीड मिलकर सैटेलाइट इतनी हाई स्पीड से उड़ेगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, या जो भी हम जहां पे उसको पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पे आराम से चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने ईस्ट टू वेस्ट उसको लॉन्च किया, ईस्ट टू वेस्ट अगर मैंने उसको लॉन्च किया, तो फिर अब मुझे एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी, उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी जितनी स्पीड उसी की फेवर में मिल जाती है। ठीक है जनाब? तो जरा लिखिएगा इस वाली बात को, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, और अगर आप ये वाली बात लिख लेंगे तो अच्छी समझ में आ जाएगी। बेटा लिखिएगा, जब हमारी जो जमीन है, जरा सुनना बेटा साहिब, हमारी जमीन वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है पहले से। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जमीन की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 मीटर पर सेकेंड से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल 100 काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर पहले से मौजूद है। अब आपने उसको इंजन चलाया, इंजन ने उसको एनर्जी दी 50, तो 100 + 50 टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 150। 150 एनर्जी से जो वो होगी ना सैटेलाइट, वो आराम से जमीन से उड़ जाएगी। तो जब हम उसी के फेवर में लॉन्च करते हैं जिस डायरेक्शन में अर्थ ऑलरेडी स्पिन कर रही है, हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ऑलरेडी स्पिन कर रही है, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में थ्रो करूंगा या लॉन्च करूंगा सैटेलाइट को, तो उसको पहले से इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो आराम से जमीन से बाहर निकल जाए। तो हम कह सकते हैं कि इन द फेवर इट, यानी सैटेलाइट गेन्स सम एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम अर्थ रोटेशन when launch west to east। सर जब हम सैटेलाइट को वेस्ट टू ईस्ट लॉन्च करते हैं तो हमारी जमीन ऑलरेडी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो जिस सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे हमारी अर्थ की मूवमेंट उसको फेवर करेगी, और वो ज्यादा आसानी से अर्थ से लॉन्च हो जाएगी।
अगर मैं उसके अपोजिट लॉन्च करूंगा तो हमें उससे नुकसान पहुंचेगा। जी साईं बेटा, बात समझ में आई या नहीं? साईं बेटा, समझ में आई नहीं आई? और इसी जरा इस वाली बात को मतलब इससे कनेक्ट करना ना, कि आप बैठे हुए हो किसी कार में जो ऑलरेडी फास्ट चल रही है, तो फास्ट चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इसकी मूवमेंट की वजह से आ रही है। तो जो पत्थर थ्रो करोगे उसको कार की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और जितनी एनर्जी से आप और थ्रो कर रहे हो वो वाली एनर्जी उसको और मिल जाएगी। लेकिन अगर कार स्लो चल रही है तो जाहिर सी बात है उसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब आप उसको थ्रो करोगे तो सिर्फ उसको वही वाली एनर्जी मिल सकेगी। तो हम अर्थ की रोटेशन से जो काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इन द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट। अलीसा, तुम्हें ये बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? अच्छा, आयशा, तुम्हें ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई आयशा? भैया थोड़ी बात तो नहीं, मेरे ख्याल में तो इस लिहाज से कुछ बेहतर हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है उससे उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है। उस काइनेटिक एनर्जी के साथ जब मैं किसी सैटेलाइट को लॉन्च करूंगा तो सैटेलाइट के पास दो तरह की एनर्जीज होंगी। एक अर्थ की मूवमेंट से एनर्जी आ रही होगी, प्लस जो उसमें इंजन लगा हुआ होगा वो उसका एनर्जी देगा। दोनों एनर्जीज मिलकर सैटेलाइट को ऊपर उड़ा देगी। लेकिन अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट थ्रू करूंगा तो मुझे वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एक बात। दूसरी बात बेटा, इस तरह का सवाल कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, बहुत लंबा टाइम मैंने लगा दिया इसके ऊपर, वरना इस तरह का सवाल कभी भी, इस तरह जो आखिरी पार्ट होता है कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता। अच्छा जी, कभी भी रिपीट नहीं होता, ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये कह रहे हैं ग्राफ बना लें, और अगर ये सिंगल प्लेनेट का ग्राफ है तो अब हमें बना लेना चाहिए ग्राफ। मुझे लग रहा है सिंगल प्लेनेट का है। सुने जनाब, क्वेश्चन ये है, पहले तो डेफिनेशन पूछ रहा है, पहले डेफिनेशन पूछ रहा है, तो डेफिनेशन में तो कोई इशू है नहीं, डेफिनेशन छोड़ दें, नीचे आ जाए। कह रहे हैं एक आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर है। मैंने आपसे कहा ना एक होगा तो ठीक है, दो में अभी हम नहीं जा सकेंगे, दो का ग्राफ और मुश्किल होता है, पहले एक का बनाते हैं। एक आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस आर है, उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर पे रखा हुआ है, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल फाई है, फाई है। और ये फाई कब है? जब वो अर्थ, सॉरी, उस प्लेनेट की सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है। एक बात जरा देखिएगा, रेडियस आर है और उसका जो पोटेंशियल है वो फाई है। सर क्या ये ऊपर बनाएंगे? नहीं सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ग्राफ नीचे से बनेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, नीचे से बनेगा। तो जब हम किसी प्लेनेट की सरफेस पर हैं तो प्लेनेट की सरफेस पर, सर प्लेनेट की सरफेस पर जो डिस्टेंस लेते हैं वो उस प्लेनेट का रेडियस होता है। और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो रेडियस बेटा आर है और उसके ऊपर पोटेंशियल फाई है, माइनस फाई है। अच्छा सर, अगर हम 2 आर पे चले जाएं, 2 आर पे चले जाएं तो क्या होगा? सर 2 आर पे जाएंगे ना तो रिजल्ट 1/2 हो जाएगा, इस दफा स्क्वायर नहीं है। आपको याद है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो जब हम रेडियस को 2 आर करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब माइनस हाफ हो जाएगा, पॉइंट बेटा यहाँ पर आ जाएगा। अरे सर जब हम इसको 3 आर करेंगे, 3 आर करेंगे तो पोटेंशियल 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब होता है 0.33, 0.33। और 0.3 हमें कहाँ मिलेगा? तो सर 0.3 के लिए ये है 0.1, ये है 0.2, सर ये है 0.3। अब 0.33 तो नहीं कर सकते, बस ऐसे ही पॉइंट बना दें, इट इज 0.33। ठीक है ना, ये ग्राफ का तीसरा पॉइंट आ गया। चौथे पे आ जाइए। सर डिस्टेंस को कर दिया 4 आर, तो रिजल्ट हो गया 1/4। 1/4 पक्की बात है सर 0.25 होता है, 0.25 एक्यूरेट इस जगह पर होता है। इसको इससे बेटा ज्वाइन करा लें तो ये बन गया ग्राफ। बस ये ग्राफ बनाया है मैंने जो कि सिंगल प्लेनेट का है। सिंगल प्लेनेट का बेटा ग्राफ ऐसा बनेगा, सिंगल प्लेनेट का ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा।
ठीक है जनाब। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है जनाब सी पार्ट। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है जी। सी पार्ट, द स्फेयर इन बी इज अ प्लेनेट विद रेडियस की वैल्यू दे दी है, मास की वैल्यू दे दी है। ये दोनों वैल्यूज हमारी जमीन की वैल्यूज हमें याद हो चुकी है। कोई कह रहे हैं इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर गायब कर दिया। एक पत्थर है, उसका मास इतना है, इसको मूव करा रहे हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स द प्लेनेट, जमीन के करीब ला रहे हैं, जमीन के करीब ला रहे हैं, और इसका डिस्टेंस कम कर रहे हैं फ्रॉम 4r टू 3r, 4r से 3r पे लेकर आ रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आपको याद है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी एम एम, और याद रहे कि पोटेंशियल का फार्मूला होता है जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर, ठीक है जनाब। तो जी एम एम, और ब्रैकेट में डिस्टेंस होता है फ्रॉम 4r टू 3r, तो ये हो जाएगा 3r माइनस 1/4r। ठीक, तो जो मैंने फार्मूला पढ़ाया हुआ है, पहले तो बेटा वाला फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये नंबर लिख, ठीक है ना, पहले ये नंबर लिख लें, और नंबर लिखने के बाद अब मैं सवाल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी की वैल्यू हमें आती है, जमीन का मास 6 एक्सपोनेंट 24, पत्थर का मास 3.4 एक्सपोनेंट 3। उसके बाद ये वाला आर, सर आर की वैल्यू भी दी हुई है, ये रही आर की वैल्यू 6.4 एक्सपोनेंट 6। तो मैं तो बोलूंगा इस वाले आर को भी कॉमन ले लीजिएगा बाहर, इस वाले आर को भी बेटा कॉमन ले लीजिएगा बाहर, इस वाले आर को अगले स्टेप में ले लीजिएगा कॉमन। तो फिर यहाँ पे सिर्फ बाकी बचेगा 1/3 माइनस 1/4। बाकी सारी की सारी चीजें ऊपर उसने दी हुई है, और जब इन सारे नंबर्स को आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करके नंबर का जो रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट बेटा मैं मार्किंग स्कीम में देख के लिख रहा हूँ, आप चाहे तो खुद से कीजिएगा 1.8 एक्सपोनेंट 10, क्योंकि इस जैसे हम इतने सारे सवाल कर चुके हैं तो जाने दें। और फिर याद कीजिए आखिरी जो पार्ट होता है वो कभी रिपीट नहीं हो रहा होता, लेकिन इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कैन एक्सप्लेन वेदर द रॉक्स स्पीड इंक्रीज डिक्रीज और स्टेज द सेम। तो ये वाला सवाल यूं है कि आप 4r से 3r पर आ रहे हो, इसका मतलब है जमीन के करीब आ रहे हो। 4r दूर है, 3r करीब है, कम है, 4r से 3r करीब आ रहे हो। सर अब करीब आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और सर अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली स्पीड भी इंक्रीज होगी, स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो इस पक्की बात है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन कह रहे हैं पूरी कहानी लिखे, तो पूरी कहानी क्या है कि एक्सप्लेन वेदर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज और स्टेज सेम। ठीक है जनाब, तो इसका आंसर ये है कि जब पत्थर जमीन के करीब आ रहा है, ठीक है जनाब, करीब आ रहा है, तो एज it is moving towards planet, so potential energy loss, kinetic energy gain, thus speed increase, speed increase, स्पीड जनाब इंक्रीज। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम जमीन के करीब आ रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है। काइनेटिक एनर्जी गेन होगी तो स्पीड जाहिर सी बात है इंक्रीज ही होगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। सारे सवाल मजे से चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर हमने वो जो था कि सैटेलाइट को किस तरह से लॉन्च करें, इस पर थोड़ी मुश्किल बात हो गई, लेकिन वो बात कभी रिपीट नहीं होती, कभी भी रिपीट नहीं होती। समझ में आ गई हो ठीक, नहीं समझ में आई हो तो जाने दीजिएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि मैंने आपको करवाया है ये नहीं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि मुझे याद है नीचे वाला जो पार्ट है ये मैंने बाइनरी स्टार के नाम से आपको वीडियो दे दी थी, मुझे नहीं पता उस वीडियो के अंदर ये मैंने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करवाया है ये नहीं। अलीजा तुम बताओ, तुम तो वीडियो पे अच्छी नजर रखती हो बेटा, ये वाला सवाल वीडियो में आया हुआ है या आपने करा हुआ है या कराने की जरूरत है? अच्छा, खुद से कर लिया था, लेकिन वीडियो में ये वाला सवाल मैंने करा हुआ है या नहीं, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट? अच्छा, आपने नहीं देखी है। अच्छा,
अब मुझे नहीं पता कि कोई दूसरा बच्चा बताए। इफरा बेटा, इस वीडियो में मैंने सवाल करवाया है? अच्छा नहीं करवाया होगा। अच्छा चले फिर अभी हम लोग सवाल करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसके अंदर आपको पता है दो स्टार होते हैं, और सर दोनों स्टार इस तरह से घूम रहे होते हैं कि उन दोनों स्टार्स के सर्कुलर पाथ के सेंटर पर कुछ भी नहीं होता। सेंटर पे कुछ भी नहीं होता। मैं इसको अच्छा यूं होगा ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये मैंने एक सर्कुलर पाथ बना दिया। सर्कुलर पाथ के ऊपर ये दो स्टार्स घूम रहे हैं। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने ना इसकी डायग्राम बना दी बहुत सारी, एक दो तीन चार। यानी ये जब है जब टाइम जीरो है, फिर ये फॉर एग्जांपल इसकी रोटेशन का टाइम 4 सेकंड है, या चले 4 साल है, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है ना। तो उन्होंने हर एक सर्टेन पीरियड के लिहाज से उन्होंने उसकी मुख्तलिफ डायग्राम बना के दे दी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम इसको जमीन से देख रहे हैं, इस बाइनरी स्टार को जमीन से देख रहे हैं, और जब हम जमीन से देख रहे हैं तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ S1 एंड S2 इज इतना। अब क्या मतलब है? मतलब सर ये हम जमीन से देख रहे हैं, हमारी जमीन कहाँ है भाई? स्टार्स को देख रहे हैं, हमारी जमीन का है। तो सर हमें तो नहीं पता आपकी जमीन का है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये हमारी जमीन, ये हमारी जमीन। इस जमीन से आपने स्टार नंबर 1 को देखा, इस जमीन से आपने स्टार नंबर 2 को देखा, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा था वो एंगल था 1.2 एक्सपोनेंट -5, इट इज थीटा। जमीन से दोनों स्टार्स को हमने देखा, तो उन दोनों स्टार्स के देखने पे, ठीक है जनाब, जो एंगुलर सेपरेशन नजर आई मुझे जमीन से, उसका डिस्टेंस था 1.2 एक्सपोनेंट -5। एक बार उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द बाइनरी स्टार सिस्टम फ्रॉम अर्थ, अर्थ से ये डिस्टेंस कितना था? सर अर्थ से ये डिस्टेंस था 1.5 एक्सपोनेंट 17, 1.5 एक्सपोनेंट -17। ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल है जैसे मैंने एक सवाल आपको पहले करवाया हुआ है, इसमें हम जमीन से टेलीस्कोप लगा के चांद को देख रहे थे। इस सवाल में चांद को नहीं देख रहे, इस सवाल में चांद को नहीं देख रहे। अगर मैं एक बड़ा सा सर्कल बना सकूं, अगर मैं बड़ा सा सर्कल बना सकूं, जो मैंने ब्लू कलर का सर्कल बनाया है, तो इस ब्लू वाले सर्कल का जो रेडियस है ना, वो रेडियस सर ये वाला है, एंड दिस रेडियस इज द डिस्टेंस बाइनरी स्टार फ्रॉम अर्थ। जमीन से किसी भी स्टार का डिस्टेंस 1.5 एक्सपोनेंट 17 है, तो 1.5 एक्सपोनेंट माइनस सॉरी प्लस 17, दिस इज आर, दिस इज आर। आपको सेपरेशन कैलकुलेट करनी है, और इन दोनों स्टार्स के बिटवीन की जो सेपरेशन है ना, दिस सेपरेशन, ये जो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द सेपरेशन, एंड दिस सेपरेशन इज S इक्वल टू आर थीटा, S इक्वल टू आर थीटा। तो क्वेश्चन में जरा देखिए, इन्होंने थीटा भी दिया हुआ है, इन्होंने रेडियस भी दिया हुआ है, आपने S इक्वल टू आर थीटा से सेपरेशन निकाली। पहले कोई बच्चा मुझे माने इस वाली बात को कि सर जो आपने सबसे पहला सवाल पहली क्लास में करवाया था वो यही था कि हम जमीन से चांद को देख रहे थे। इस सवाल में जमीन से चांद को नहीं देख रहे, जमीन से पहले स्टार को देखा है, जमीन से दूसरे स्टार को देखा है, और दोनों स्टार्स को देखने के बिटवीन में एंगुलर सेपरेशन दी है, दैट इज थीटा, स्टार से डिस्टेंस दिया हुआ दैट इज आर, एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई एस इक्वल टू आर थीटा टू कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन द टू स्टार्स। अलीजा बताइए बेटा, पहली क्लास के अंदर मैंने ये सवाल कराया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास के अंदर, इसमें हम जमीन से चांद को देख रहे थे। हाँ, साइम बेटा आपको भी याद आता है ये वाला सवाल या नहीं? साइम याद आ रहा है ना? तो यार ये वही वाले सवाल को लेके उन्होंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना दिया है। तो अगर किसी बच्चे ने चांद वाला सवाल किया होगा तो उसको ये वाला सवाल भी याद आ जाना चाहिए। बाइनरी स्टार की तो मैंने वीडियो भेजी भी बेटा, ये पूरा सवाल मैंने उसमें करवाया, इसको तो मैं अभी नहीं कर सकता। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को बेटा हम नहीं करेंगे, 50 मिनट की क्लास आज की काफी है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूँ चैप्टर को, ख्याल रखिएगा। और इस हफ्ते ये मैंने चारों क्लासेस कराई है,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमने चारों दिन क्लास की है। और हो सकता है नेक्स्ट वीक भी 4 क्लासें करें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने लाजमी ग्रेविटेशन को खत्म करना है और उन 4 क्लासों में से किसी एक क्लास के अंदर आपका टेस्ट भी लेना है। और अब जो टेस्ट होगा वो टेस्ट के अंदर एनर्जी का टेस्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। तो नेक्स्ट वीक बेटा इसका टेस्ट है, आई होप कि आप उस टेस्ट की तैयारी करके रखेंगे और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कमिंग मंडे से। तो बेटा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।